हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी तक डिस्कस किया था। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। वी हैव सीन दैट डेल्टा क्यू की वैल्यू हमारे पास आई थी एम एस डेल्टा थीटा। दिस टर्म एस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के 1 ग्राम या 1 kg का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो जो एनर्जी चाहिए। हीट कैपेसिटी के लिए इसी टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू कैपिटल सी डेल्टा थीटा। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कैसा भी ऑब्जेक्ट हो हमारे पास, इस ऑब्जेक्ट को हम कितनी एनर्जी सप्लाई करें डेल्टा क्यू, सो दैट इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो अगर इसकी हीट कैपेसिटी कैपिटल सी है तो मतलब इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए सी, तो डेल्टा थीटा बढ़ाने के लिए चाहिए सी डेल्टा थीटा। अब यहां से कई बार बच्चों को डाउट आता है कि इसका मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंडेंट नहीं है और हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंडेंट है। ऐसा बिल्कुल सही है। उल्टा सोच जाते हो आप कई बारी, आपको लगता है अच्छा मास गिवन है तो फिर हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड नहीं होगी, या यहां पे आप कहते हो अच्छा यहां पे तो मास का रोल आया ही नहीं। इनफैक्ट इस टर्म में मास इज हिडन, तो इसलिए ध्यान रखना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला टर्म मास पे इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि आप बस ये कह रहे हो ना ये ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, इसका साइज कितना है, मुझे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस ये देखना है कि इस ऑब्जेक्ट के यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो मुझे कितनी एनर्जी चाहिए। तो ध्यान रखना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड नहीं करती एंड हीट कैपेसिटी सी डिपेंड्स ऑन मास। ये रिलेशन आ रहा है हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। पानी के केस में फॉर वाटर इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S की वैल्यू आती है 1 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस पर ग्राम। आइस के लिए इसकी वैल्यू आती है 0.5 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और इनफैक्ट स्टीम के लिए भी इसकी वैल्यू, वैसे तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल कम से कम आइस, वाटर और स्टीम के लिए तो आप ध्यान रखो। स्टीम के लिए भी इट इज 0.5 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो दिस इज अबाउट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी। इसके बाद अब बात करते हैं हम अगले टर्म की। आप हेडिंग लिख लो यहां से। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वाटर इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको समझना। पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस आपको पता लग गया, उसको हम यूज करेंगे यहां पर। तो सपोज दैट एक तरफ हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है कोई भी, इस ऑब्जेक्ट का मास है लेट अस से m, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है s, और इसको अगर हमने एनर्जी सप्लाई करी लेट्स से डेल्टा क्यू एनर्जी इसको सप्लाई करी और इसका टेम्परेचर डेल्टा थीटा बढ़ गया। सो फॉर दिस ऑब्जेक्ट वी राइट डेल्टा क्यू इक्वल्स एम एस डेल्टा थीटा। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास पानी है, दिस वाटर इज देयर, और लेट्स से W ग्राम्स ऑफ वाटर है हमारे पास ये। ठीक है, दिस इज W ग्राम्स ऑफ वाटर। इसको भी हमने उतनी ही एनर्जी डेल्टा क्यू सप्लाई करी, सेम। किस तरह से एनर्जी सप्लाई करी वो अभी हम नहीं जा रहे, गर्म कर दिया इसको सिंपली। इसको भी हमने एनर्जी सप्लाई करी डेल्टा क्यू। इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें पता है कैलोरीज पर ग्राम में 1 होती है ये, तो इसके लिए डेल्टा क्यू की वैल्यू आ जाएगी दिस W, दिस इज द मास इन ग्राम्स, इंटू 1 इंटू डेल्टा थीटा। अब अगर ये डेल्टा क्यू और ये डेल्टा क्यू इक्वल है, मतलब इसको आपने एनर्जी जितनी दी उतनी ही एनर्जी आपने इस ऑब्जेक्ट को दी। जितना टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का इंक्रीज हुआ उतना ही टेम्परेचर अगर पानी का भी इंक्रीज हुआ तो वी विल से
कि ये W ग्राम्स वाटर इज द वाटर इक्विवेलेंट फॉर दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहले तो आप वाटर इक्विवेलेंट की इसको डायग्राम को बनाने के बाद आप वाटर इक्विवेलेंट की डेफिनेशन लिख लो, नोट्स साथ साथ पूरे बनाते चलो। इट इज दैट अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम्स, it is that amount of water in grams which requires same energy for same increase in temperature as is needed by the given object. It is that amount of water in grams which requires same energy for same increase in temperature as is needed for object. ठीक है, अब ये तो डेफिनेशन हो गई। इसकी न्यूमेरिक वैल्यू देखते हैं, इन दोनों एक्सप्रेशंस को इक्वेट करो। सो वी विल गेट ms डेल्टा थीटा, दिस इज इक्वल्स w इंटू 1 इंटू डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, सो कैपिटल W की वैल्यू आ गई ms। और m इंटू एस तो अभी अभी हमने देखा, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो था हीट कैपेसिटी। ओके, सो इसका मतलब ये निकला कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि वाटर इक्विवेलेंट इन ग्राम्स इज सेम एज हीट कैपेसिटी इन कैलोरीज पर डिग्री सेल्सियस। मैं बोल रहा हूं दोबारा, वाटर इक्विवेलेंट इन ग्राम्स इज सेम एज हीट कैपेसिटी इन कैलोरीज पर डिग्री सेल्सियस। कंफ्यूज मत हो, मतलब इसका ये मतलब है, अगर मैंने आपसे कहा कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का वाटर इक्विवेलेंट मैंने आपको दे दिया 20 ग्राम्स। कभी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे अभी आपके सामने, मैंने आपसे कहा इस ऑब्जेक्ट का वाटर इक्विवेलेंट है 20 ग्राम्स। इसका मतलब एक तो बेसिक यही निकला, इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर डेल्टा थीटा बढ़ाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, पानी का टेम्परेचर भी डेल्टा थीटा बढ़ाने के लिए आपको उतनी ही एनर्जी चाहिए। तो इनफैक्ट आप न्यूमेरिकल्स में क्या कर सकते हो, उस ऑब्जेक्ट की जगह इन टर्म्स ऑफ हीट एक्सचेंज आप 20 ग्राम्स वाटर को एज्यूम करके चल लो, और एल्स आप कह सकते हो दिस 20 ग्राम्स वाटर इक्विवेलेंट है, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की हीट कैपेसिटी है 20 कैलोरीज पर डिग्री सेल्सियस। सो न्यूमेरिकली वाटर इक्विवेलेंट इन ग्राम्स इज सेम एज द हीट कैपेसिटी इन कैलोरीज पर डिग्री सेल्सियस। समटाइम्स कुछ दिनों के बाद जब आप और टॉपिक्स पढ़ रहे होते हो, वापस रिवाइज करते हो, अब कहते हो सर ये तो यूनिट्स ही मैच, ये तो ग्राम्स है। ऐसा कई अच्छे अच्छे बच्चे भी क्लास में डिस्कशन के वक्त बोलते हैं, ये तो ग्राम्स है, ये तो आप कैलोरीज पर डिग्री सेल्सियस। तो बेटा इसमें ना 1 हिडन है, ये 1 यहाँ पे हिडन है, ये ठीक है ग्राम्स ही है, बट यहाँ पे वो जो 1 हिडन था इसकी यूनिट थी कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो ये ग्राम्स ग्राम्स कैंसल। तो एक्चुअली वाटर इक्विवेलेंट इन ग्राम्स इज नथिंग बट हीट कैपेसिटी इन कैलोरीज पर डिग्री सेल्सियस। इस चीज को आप ध्यान रखो। ओके, इसके बाद अब बात करते हैं हम लेटेंट हीट की। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इनकी बात करते हैं। तो ये हमारे पास कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे लेट्स से मैंने आइस ले लिया, आइस का टेम्परेचर है मान लो -20 डिग्री सेल्सियस। तो पहले तो आप इस आइस को एनर्जी सप्लाई करना शुरू करोगे, इस आइस का टेम्परेचर -20 से बढ़ते बढ़ते 0 डिग्री तक आ जाएगा। तो जब भी कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट हीट होते होते अपने मेल्टिंग पॉइंट पर आ गया, जैसे इस आइस के लिए मेल्टिंग पॉइंट इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, सो एट मेल्टिंग पॉइंट अब क्या होगा, अब थोड़ी देर के लिए इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ये आइस था अगर, सो नाउ दिस आइस इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब जो आप एनर्जी सप्लाई करोगे ना, सी ध्यान से सुनना, पहले जो आप एनर्जी सप्लाई कर रहे थे ना, वो इस आइस के मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ा रहा था। हर ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर, हर ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं। हमारी बॉडी के मॉलिक्यूल्स भी दे आर वाइब्रेटिंग, दैट वाइब्रेशन इज वेरी स्मॉल। तो जब आप इसको गर्म कर रहे थे, ये जब सॉलिड स्टेट में ही था, तो जो आपकी सप्लाइड एनर्जी थी वो इस आइस के या जो भी ये सॉलिड बॉडी है इसके मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ा रहे थे।
मेल्टिंग पॉइंट पे अब आके अब जो भी आप एनर्जी सप्लाई करोगे, अब थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर नहीं बदलेगा। अब ये सप्लाइड एनर्जी एक तरह से ये सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में यूटिलाइज होगी। जो सॉलिड्स के बीच में मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको चेंज करेंगे ये थोड़ा, सो दैट वो सॉलिड लिक्विड के फॉर्म में आए। सो एट मेल्टिंग पॉइंट when we heat a particular solid, then the supplied energy will not increase its temperature as long as the whole solid body will not melt. तो ये मेल्ट होना शुरू हो गया। अगर इसका मास m है, मान लो डेल्टा क्यू एनर्जी आपने सप्लाई करी और ये सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया एंड एट द सेम टेम्परेचर 0 डिग्री। तो फिर ये जो डेल्टा क्यू है इसको अब हम लिखेंगे एम एल, यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे हम। दिस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय एम। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन आई, अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट मेल्टिंग पॉइंट पे आ गया, मास m है, कितनी एनर्जी हमें इसको देनी पड़ेगी टू कंप्लीटली मेल्ट इट, ml। ये रिलेशन, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है तो हम ms डेल्टा थीटा यूज करेंगे, जब फेस का चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट के तो हम ml यूज करेंगे। और ये रिलेशन रिवर्स में भी, मान लो मैं आपसे कहूं कि ये लिक्विड है 0 डिग्री पर, ये लिक्विड अपने फ्रीजिंग, जैसे अगर ये पानी है तो ये अपने फ्रीजिंग पॉइंट 40 डिग्री से 30, 20, 10, 0 आया फ्रीजिंग, इसमें से अगर आप ml एनर्जी एक्सट्रैक्ट करोगे तो ये फ्रीज कर जाएगा। तो सॉलिड को मेल्टिंग पॉइंट पे एनर्जी दी तो मेल्ट कर गया, लिक्विड को इस फ्रीजिंग पॉइंट पे हमने एनर्जी ml विड्रॉ करी तो ये फ्रीज कर जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम डिफाइन करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, कैपिटल L सफिक्स V। लेटेंट लिख लो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, ये हमारे पास लिक्विड है, पानी का एग्जांपल ले लेते हैं। ये पानी मान लो 60 डिग्री सेल्सियस पे है, हमने एनर्जी सप्लाई करना शुरू करी, तो इस वक्त जब ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं है, ये एनर्जी सप्लाई डेल्टा क्यू इसका टेम्परेचर बढ़ाएगी। हम यूज करेंगे डेल्टा क्यू इक्वल्स एम एस डेल्टा थीटा, इस रिलेशन को हम यूज करेंगे। धीरे धीरे गर्म होते होते ये आ जाएगा अपने बॉइलिंग पॉइंट पर। पानी है अगर ये, तो दिस बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। कोई और लिक्विड है तो वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि अलग अलग लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या क्या होता है, वो क्वेश्चन में सारी वैल्यूज आपको गिवन होंगी। इनफैक्ट मैंने जो पानी के लिए और वाटर और पानी के लिए, आइस के लिए, स्टीम के लिए जो स्पेसिफिक हीट बताई वो भी याद रखो वैसे, बट अगर बाई चांस नहीं याद है वो भी एग्जाम्स में गिवन होती है वैल्यूज। तो ये हमारे सामने अब पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया। अब सपोज दैट इसका मास है m ग्राम्स। अब इसको आप जो एनर्जी सप्लाई करोगे डेल्टा क्यू, अगेन अब थोड़ी देर के लिए इसका टेम्परेचर जो कि 100 डिग्री चेंज नहीं होगा। कब तक चेंज नहीं होगा, जब तक ये पूरा लिक्विड, ये वाटर बॉयल नहीं कर जाता, स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता। और अब यूनिट मास को लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए एट बॉइलिंग पॉइंट जो एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू इवेपोरेट यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो अगर ये m मास है तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी हमें, ml। सेम इज वैलिड इन रिवर्स डायरेक्शन ऑल्सो, कि अगर हमारे पास ये मान लो स्टीम है, ये अपने कंडेंसेशन पॉइंट पे आ गई, दिस स्टीम, ठीक है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पर है, स्टीम को आप 150 डिग्री से ठंडा करते चले आ रहे थे, कंडेंसेशन पॉइंट पे आ गई 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब इसमें से अगर आप ml एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो फिर ये स्टीम वापस लिक्विड में बदल जाएगी। तो बोथ वेज आप इसको यूज कर सकते हो। और ध्यान रखना, फॉर
आइस टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू आती है 80 कैलोरीज पर ग्राम। इसकी यूनिट आएगी कैलोरीज पर ग्राम। तो ये ध्यान रखना आप, अगर आपको 1 ग्राम आइस को पानी में बदलना है एट 0 डिग्री सेल्सियस, आपको 80 कैलोरीज एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। एंड फॉर दिस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी 1 ग्राम पानी को आपने 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम में बदलना है, देन द एनर्जी नीडेड इज 540 कैलोरीज पर ग्राम। ये वैल्यूज है, ठीक है। सो ये आ गया अबाउट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वाटर इक्विवेलेंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। अब अगर हम लेट्स से ग्राफ बनाएं, सपोज दैट ये हमारे पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। इस सॉलिड ऑब्जेक्ट को हमने कंटिन्यूअसली एनर्जी सप्लाई करना शुरू किया, तो व्हाट हैज हैपेंड, पहले इसका टेम्परेचर इस ऑब्जेक्ट का इंक्रीज होना शुरू हो गया। ये ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते ये अपने मेल्टिंग पॉइंट पर आ जाएगा। दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अभी भी अगर आप इसको एनर्जी सप्लाई करते जा रहे हो, ये ऑब्जेक्ट अब मेल्ट कर जाएगा, लिक्विड में बन गया। अभी भी आपने इसको एनर्जी सप्लाई करी, तो ये ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। द टेम्परेचर विल स्टार्ट इंक्रीजिंग अगेन। सॉलिड था, जैसे आइस का एग्जांपल ले लो, मान लो ये आइस ही है, -20 डिग्री सेल्सियस पर आपने एनर्जी सप्लाई करना शुरू करी। टेम्परेचर इसका -20 से बढ़ते बढ़ते 0 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। मेल्टिंग पॉइंट पे अब आप एनर्जी सप्लाई करोगे, टेम्परेचर अब नहीं बढ़ेगा जब तक सारी की सारी आइस मेल्ट होके पानी ना बन जाए। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर और एनर्जी आपने सप्लाई करना शुरू करी, वापस टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये सारा पानी इट विल कम टू बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। अभी भी आप एनर्जी सप्लाई करते रहोगे, अब टेम्परेचर फिर से थोड़ी देर के लिए इंक्रीज होना बंद कर देगा। रिमेंबर, ड्यूरिंग द फेज चेंज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब ये 100 डिग्री सेल्सियस वाटर जब तक पूरी तरह से स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ये पूरा स्टीम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। दिस इज स्टीम इज एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद इसको फर्दर आप एनर्जी सप्लाई करोगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। अगर हम ग्राफ बनाएं एंड वाई एक्सिस पे आई एम शोइंग द टेम्परेचर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट और एक्स एक्सिस पे आई एम शोइंग द एनर्जी विच इज सप्लाइड, डेल्टा क्यू। दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज सप्लाइड। सपोज दैट इनिशियली इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर यहां पे कहीं था, दिस वाज द टेम्परेचर, कोई भी वैल्यू आप ले लो इसकी, थीटा, ओके। एंड इस वाई एक्सिस स्केल पे ये 0 डिग्री नहीं है, डेल्टा क्यू के लिए ये 0 है, मतलब अभी तक मैंने इस ऑब्जेक्ट को कोई एनर्जी नहीं दी। वाई एक्सिस स्केल पे ये कोई टेम्परेचर है, नेगेटिव पॉजिटिव वॉट एवर, उसको हम ऑब्वियसली आइस का केस ले रहे हो तो मान लो ये -20 ही है। सो वाई एक्सिस स्केल यहां 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा। अब जैसे जैसे आप एनर्जी सप्लाई करते जाओगे, एक्स वैल्यू बढ़ती जाएगी, इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा लीनियरली, बिकॉज डेल्टा क्यू इज एम एस डेल्टा थीटा। तो एनर्जी सप्लाइड और चेंज इन टेम्परेचर में लीनियर रिलेशन है। दिस टर्म इज कांस्टेंट, मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो आप एनर्जी सप्लाई करते गए, टेम्परेचर बढ़ता गया, एंड नाउ ये ऑब्जेक्ट अपने मेल्टिंग पॉइंट पर आ गया, ठीक है, जैसे 0 डिग्री। तो अगर ये आइस के लिए आप डायग्राम बना रहे हो, देन दिस टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, ओके। इसके बाद अब जब आप एनर्जी सप्लाई करोगे, अब थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, इस तरीके से। ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है फेज चेंज को, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। अब वापस जब आपने इसका टेम्परेचर, इसको और एनर्जी सप्लाई करना शुरू करी, इसका टेम्परेचर वापस इंक्रीज करना शुरू कर जाएगा and it will reach up to boiling point। ये टेम्परेचर यहां पे ये बॉइलिंग पॉइंट आ गया। इसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए ये टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा इस तरीके से। दिस विल रिप्रेजेंट बेसिकली फ्रॉम लिक्विड
टू वेपर फेस चेंज को, और उसके बाद फिर से इट विल इंक्रीज। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस लाइन का स्लोप मैंने कम दिखाया, इस लाइन का स्लोप ज्यादा, क्यों? तो आप सोचो क्यों मैंने इस लाइन का स्लोप कम दिखाया है और इस लाइन का स्लोप ज्यादा। तो देखना इधर, यहां पे इस लाइन का जो स्लोप है tan ऑफ दिस एंगल, वो बेसिकली हमें देगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा क्यू, और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा क्यू ये वैल्यू आएगी बेसिकली इक्वल टू 1 अपॉन एम एस। तो लिख लेना ग्राफ में ही, द स्लोप ऑफ दिस लाइन और द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज गिविंग अस इनवर्स ऑफ हीट कैपेसिटी 1 अपॉन एम एस। और हमें पता है अगर मान लो मैं ये आइस वाटर के लिए डायग्राम बना रहा हूं, हमें पता है आइस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाफ है और पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1। मास तो सेम ही है क्योंकि उसी ऑब्जेक्ट को आप आगे टेम्परेचर देते जा रहे थे। तो इसका मतलब जितना ये स्लोप कम होगा बॉडी की हीट कैपेसिटी उतनी ज्यादा। तो यहां पर अगर इस वक्त मैंने स्लोप कम दिखाया है तो रिमेंबर दैट द स्लोप ऑफ दिस लाइन यानी tan ऑफ दिस एंगल अल्फा, this is equal to 1 upon ms. Same way slope of this line is 1 upon heat capacity in solid state. This is for liquid state, that is for vapor state. ठीक है? So ध्यान रखना, slope of this line will give us inverse of heat capacity, and ये distance, ये length, क्योंकि यहां से यहां तक ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन फॉर सॉलिड टू लिक्विड फेस चेंज। तो अगर ये जोन और अगर मैं इस जोन को कंपेयर करूं, ये थोड़ा और आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा इसको, ठीक है, दिस वाज डेल्टा क्यू। तो यहां से यहां तक अगर ये वाला सेगमेंट बड़ा दिखाओगे इस सेगमेंट से, तो मतलब ये वाली लेटेंट हीट उस लेटेंट हीट से ज्यादा होगी। हमारे इस केस में अगर मैं आइस वाटर स्टीम लेके चल रहा हूं, वी नो दैट पानी से स्टीम के लिए लेटेंट हीट इज 540। तो अगर प्रॉपर रेशियो में डायग्राम बनाए, ये अगर 80 है तो ये 540 लगभग 7 टाइम्स बड़ा आना चाहिए था। वो तो अब चलो इतना बड़ा दिखाया नहीं हमने यहां पे। तो ये सेगमेंट और ये सेगमेंट का जो एक्स एक्सिस वाला ये रेशियो है, इट विल बेसिकली गिव द रेशियो ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इन ग्राफ से याद रखना, आप नोट कर लो इसको आप। एंड इसके बाद अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल लिखो आप, फाइंड एनर्जी नीडेड, फाइंड एनर्जी नीडेड टू कन्वर्ट 10 grams of ice at minus 20 degrees Celsius to 10 grams steam at 150 degrees Celsius. 10 grams ice को which is at let's say minus 20 degrees Celsius, हमें इसको convert करना है 10 grams of steam में। सिंपल सा क्वेश्चन है at 150 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूं। पहले आप इस आइस को -20 से 0 तक लेके जाओगे, उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी ms डेल्टा थीटा। उसके बाद -20 से 0 के बाद 0 डिग्री पर आप इस आइस को मेल्ट करोगे, उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी m टाइम्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये बन गया पानी। अब इस पानी को 0 डिग्री से 100 डिग्री तक गर्म करना है, उसके लिए एनर्जी चाहिए ms डेल्टा थीटा। अब इस पानी को हमें 100 डिग्री पर आके इवेपोरेट करना है, इतनी एनर्जी चाहिए, और फिर से उस स्टीम को 100 डिग्री से 150 डिग्री तक लेके जाना है। तो ये 1 2 3 4 5 टर्म आएंगे हमारे सामने। वैल्यूज रख दो आप इनकी, दिस इज 10, ये आइस था इसलिए हाफ, -20 से 0, तो डेल्टा थीटा इज इन दिस केस फाइनल माइनस इनिशियल, तो -20 से 0, तो ये वैल्यू आ गई 20 प्लस 20 टाइम्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज 80 प्लस 20। अब ये बन चुका है पानी। यहाँ पे बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है जब थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, आप जल्दीबाजी में वो सॉलिड से लिक्विड बदल चुका है ध्यान नहीं देते। अभी आएंगे क्वेश्चंस हमारे सामने। 1
और ये हमने 0 से 100 तक ले गए थे, तो दिस इज 100। अब हमने इस पानी को इवेपोरेट किया था, तो दिस वैल्यू इज 20 है ये वैल्यू। सो दिस इज 20 इंटू 540 एंड प्लस 20 इंटू अगेन ये स्टीम बन चुकी है, और स्टीम की भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इज हाफ। 100 से 150 तक ले गए थे, सो 50। बस इसे ऐड कर लो, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 100 प्लस दिस वैल्यू इज 1600 प्लस दिस वैल्यू इज हाउ मच, 2000। ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10800, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 500। इसे आप ऐड कर दो, वी विल गेट द आंसर। ठीक है, सो इस तरह से अगर हमें इसको कन्वर्जन करना है, नोट कर लो इसको। पहले हमने आइस को हीट किया 0 डिग्री पर, फिर मेल्ट किया, फिर पानी को हीट किया, देन इवेपोरेट एंड देन दिस सिचुएशन। नोट करो बेटा इसको। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। कैलोरीमीटर बेसिकली, जहां से ये टर्म कैलोरीमेट्री और ये सब बना है, कैलोरीमेट्री मैंने आपको पिछली क्लास में बता ही दिया था। कैलोरीमेट्री इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ हीट एंड थर्मो। हीट एंड थर्मो का वो पार्ट है जिसमें हम हीट एक्सचेंज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कैलोरीमीटर बेसिकली वो डिवाइस है जिसके अंदर हम गर्म ऑब्जेक्ट और ठंडे ऑब्जेक्ट को मिक्स करते हैं। तो एक रफ सा आइडिया मैं दे दूं आपको, ये जैसे सपोज दैट मैंने ऐसे कॉपर का वेसल लिया, इस तरह से, दिस वेसल इज मेड ऑफ कॉपर। इसी में थोड़ी ओपनिंग दे रखी है हमने, इसी में हमने एक हॉट ऑब्जेक्ट को डाला ऐसे, सपोज दैट ये गर्म लिक्विड है, और इसी के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट को डाल दिया अंदर, ये ठंडा है या ये ठंडा है वो गर्म है, व्हाटएवर। इस पूरे कॉपर के वेसल को हमने ऐसे इंसुलेशन कर रखा है पूरा इस तरीके से, सो दैट कोई भी हीट का लॉस ना हो पाए। और इसको ऐसे क्लोजिंग करके यहाँ पे थर्मोमीटर वगैरह डाल के रखते हैं। जस्ट रफ सा मैं एक डायग्राम आपको बना के दे रहा हूँ जिसकी हेल्प से हम टेम्परेचर वगैरह चेक कर लेते हैं। ये पूरा इंसुलेशन लगा के रखते हैं सो दैट कोई भी एनर्जी का लॉस ना हो, इस तरीके से। ठीक है, तो एक्चुअली कई बार क्वेश्चंस में देखना, ये जो कॉपर का अंदर वाला वेसल है, ये वेसल जो कॉपर का बनाया हुआ है, इसका टेम्परेचर भी इस गर्म और ठंडे ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। तो समटाइम्स ना हमें क्वेश्चन में ऐसे गिवन होगा कि भाई ये जो कॉपर वेसल है इसका वाटर इक्विवेलेंट है 50 ग्राम। तो इसका मतलब आप इस कॉपर वेसल की हीट कैपेसिटी 50 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस एज्यूम करके चलोगे। ठीक है, और अगर कई बार बोलेगा कि इग्नोर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल, तो फिर मतलब इस वेसल के टेम्परेचर बढ़ने या घटने में जो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज हो रही है, दैट इज नेग्लिजिबल, फिर हम उसे इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है कि ये क्योंकि पूरी तरह से इंसुलेट कर रखा है हमने, इसलिए द एनर्जी विच इज रिलीज्ड बाय हॉट ऑब्जेक्ट, ये हॉट ऑब्जेक्ट जो भी एनर्जी रिलीज करेगा, दिस इज इक्वल टू एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोज्ड ऑब्जेक्ट। सिंपल सा कंसेप्ट है एनर्जी कंजर्वेशन का ही, जो आप वर्क पावर से पढ़ते चले आ रहे हो। भाई जब आप पूरी तरह से इसको इंसुलेट कर रखा है तो नेचुरली ये गर्म ऑब्जेक्ट एनर्जी रिलीज करेगा विच विल बी टेकन बाय हॉट ऑब्जेक्ट। मान लो इसका टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर था 80 डिग्री सेल्सियस। आप ये थर्मोमीटर और एक स्टरर भी लगा के रखते हैं ऐसे, मतलब वो सो दैट मिक्सिंग बराबर होती रहे टेम्परेचर की हर जगह पे, स्टरर सा लगा के रखते हैं। ठीक है, उसकी हेल्प से सिंपली आप स्पून की हेल्प से ग्लास में पानी को आप ऐसे हिलाते हो, तो ऐसे ही कोई तार सी है विद द हेल्प ऑफ विच हम इस पूरे सिस्टम को वाइब्रेट कराते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, सो दैट हीट की मिक्सिंग प्रॉपरली होती रहे। सो इस केस में
20 डिग्री 80 डिग्री। फाइनली जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। मान लो फाइनल टेम्परेचर इनका आ गया 40 डिग्री, तो इस लिक्विड ने 20 डिग्री से 40 डिग्री गर्म होने में जो एनर्जी ली, इस ऑब्जेक्ट ने 80 से 40 होने में वो एनर्जी रिलीज कर दी। दैट इज द सिंपल कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। इसी पे बेस्ड नोट कर लो इसको, इसी पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। तो पहले तो सिंपल न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं जहां पर फेस चेंज इन्वॉल्व नहीं है। तो इस तरह से सपोज क्वेश्चन है हमारे सामने, लेट अस टेक दिस एग्जांपल। सिंपल सा क्वेश्चन ले लो आप कोई भी, 20 ग्राम्स वाटर ही ले लेते हैं। 20 ग्राम्स वाटर एट लेट्स से 40 डिग्री सेल्सियस, और इसको हमने मिक्स कर दिया, मिक्स्ड विथ लेट्स से 50 ग्राम्स वाटर ही है एट 90 डिग्री सेल्सियस, एंड वी नीड, जब इन दोनों को हमने मिक्स किया, व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, तो हम वही कंसेप्ट लगाएंगे कि हीट, यहां पे बस एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना, हीट एब्जॉर्ब्ड, मैं पूरा नहीं लिख रहा, कि हीट एब्जॉर्ब बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट रिलीज्ड बाय हॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, दोनों तरफ देखना मैग्नीट्यूड आने चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव तो राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव ही। तो इसलिए ना जब आप ms डेल्टा थीटा फॉर्मूला यूज करोगे ना इन क्वेश्चंस में, ऐसे लिखते वक्त कि हीट एब्जॉर्ब इक्वल टू हीट रिलीज, तो दोनों तरफ ना डेल्टा थीटा का मैग्नीट्यूड लेना। जैसे सपोज दैट जब हमने इन दोनों लिक्विड को मिक्स किया, लेट्स से फाइनल टेम्परेचर हो गया थीटा डिग्री। नाउ इट इज वेरी मच क्लियर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि फाइनल टेम्परेचर सिस्टम का 40 से बड़ा और 90 से छोटा होगा। यहां पर मेरी बात एक बड़े गौर से सुनना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ऐसा किसी बुक में कहीं है कि हमने एक कोल्ड ऑब्जेक्ट को लिया, एक हॉट ऑब्जेक्ट को लिया, मिक्स किया, क्या फाइनल टेम्परेचर कोल्ड ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर और हॉट ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर के बीच में कहीं होगा? क्या फाइनल टेम्परेचर कोल्ड ऑब्जेक्ट के ही बराबर होगा? क्या फाइनल टेम्परेचर हॉट के ही बराबर होगा? तीनों ऑप्शन सही हैं। मान लो आप बहुत ज्यादा आइस ले लो 0 डिग्री पर, बहुत ज्यादा, थोड़ा सा पानी उस पर डालो तो थोड़ी सी आइस मेल्ट कर जाएगी, फाइनल टेम्परेचर तो 0 ही रहेगा। तो 0 डिग्री आइस को आपने 20 डिग्री वाटर से मिक्स किया, फाइनल टेम्परेचर 0 ही रहा। हो सकता है इतनी ज्यादा आइस थी, हो सकता है आपने थोड़ा पानी लिया 80 डिग्री पर और स्टीम के साथ मिक्स किया 100 डिग्री, हो सकता है फाइनल टेम्परेचर 100 ही हो। तो इसलिए जब एक हॉट ऑब्जेक्ट और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट को मिक्स करेंगे, फाइनल टेम्परेचर कोल्ड ऑब्जेक्ट के बराबर भी हो सकता है, हॉट के बराबर भी हो सकता है, बीच की कोई वैल्यू भी हो सकती है। इस केस में बीच में ही वैल्यू आएगी, क्योंकि फेस चेंज इन्वॉल्व नहीं है। ओके, सो 40 और 90 के बीच थीटा, तो डेल्टा थीटा हीट एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब कौन करेगा? ये, तो इसके लिए आ जाएगा 20 इंटू 1। 40 और थीटा में थीटा बड़ा है तो आप ऐसे लिखो थीटा माइनस 40। खैर इसके लिए सही भी था, इसके लिए तो डेल्टा थीटा है भी बेटे फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। 40 डिग्री पानी लिया, 90 डिग्री पानी लिया, फाइनल थीटा, तो वो 40 डिग्री वाले पानी के लिए फाइनल इज थीटा, इनिशियल इज 40, तो ये तो सही है। इधर आप समटाइम्स ऐसे लिखोगे 50 इंटू 1, यहां पे आप कई बारी डेल्टा थीटा, इसके लिए आप कहते हो अच्छा इनिशियल 90 फाइनल थीटा, आप में भी लिख दो थीटा माइनस 90, तो वैसे मत करना क्योंकि मैं इक्वेट कर रहा हूं मैग्नीट्यूड को। तो यहां पर भी 90 और थीटा में 90 बड़ा है, तो इसलिए 90 माइनस थीटा आएगा। इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो दिस वाज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप ट्राई करो और प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, हीट एब्जॉर्ब और हीट रिलीज को इक्वेट करो तो दोनों तरफ डेल्टा थीटा के मैग्नीट्यूड्स आप लिखना, हायर वाला टेम्परेचर माइनस लोअर वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करो। इस तरह से क्वेश्चन है, 3 लिक्विड है हमारे पास, तीनों का मास सेम है m। दिस इज लिक्विड A, उसका मास भी m, लिक्विड B, उसका मास भी m, लिक्विड C, इसका मास भी m। इस तरह से हमारे पास लिक्विड A है, दिस इज लिक्विड B, तीनों बराबर मास के हैं हमारे पास, एंड लिक्विड C, A B C, दिस इज लिक्विड C।
ए का इनिशियल टेम्परेचर था लेट्स से 12 डिग्री सेल्सियस, बी का इनिशियल टेम्परेचर था 16 डिग्री सेल्सियस, सी का इनिशियल टेम्परेचर था लेट्स से 24 डिग्री सेल्सियस। हमने ए का थोड़ा मास लिया, बी का भी थोड़ा ही, इक्वल, ए और बी की इक्वल क्वांटिटी को मिक्स किया, तो फाइनल टेम्परेचर हमारे पास आ गया लेट्स से 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक, क्वेश्चन आप इस हिसाब से लिख लेना साथ में। बी और सी के इक्वल मास को अगर हमने मिक्स किया, यहां से थोड़ा मास लिया, यहां से थोड़ा मास मिक्स किया, लेट्स से फाइनल टेम्परेचर इज 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखना क्योंकि फेस चेंज इन्वॉल्व नहीं है तो फाइनल टेम्परेचर बीच में ही कहीं लाई करेगा। सो ए और बी के इक्वल मास को मिक्स अगर करें तो फाइनल टेम्परेचर इज 15, बी और सी के इक्वल मास को मिक्स करें तो 18। तो क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द temperature of the mixture when A and C are mixed in equal mass. When A and C are mixed in equal mass. Solve करो आप इस क्वेश्चन को। ओके, तो अब पहले जब हमने A और B को मिक्स किया तो A एनर्जी रिलीज, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इस बारी, तो A के लिए क्वेश्चन में आएगी M। मान लो ए की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस ए, अलग अलग लिक्विड है, मासेस सेम है बट लिक्विड्स अलग अलग है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज डिफरेंट होंगी। ए एनर्जी रिलीज करेगा 15 माइनस 12 3, एनर्जी एब्जॉर्ब सॉरी, एनर्जी रिलीज्ड बाय बी होगा m इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी, और बी का टेम्परेचर 16 डिग्री से गिर के 15 हुआ तो डेल्टा थीटा का मैग्नीट्यूड आया 1। तो यहां से हमारे पास रिलेशन आ गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी के बीच, ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन। सिमिलरली जब ए और सी को मिक्स किया हमने तो ए एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा कितना, m टाइम्स एस ए इंटू 12 से 18, तो ये आएगा 6, और सॉरी हमने मिक्स किया था बी और सी को, तो दिस शुड बी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी। इसको मैं यहां पे हमने B और C को मिक्स किया था, 16 डिग्री और 24, तो फाइनल टेम्परेचर वाज 18, तो m टाइम्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ B, और B का टेम्परेचर 16 से 18 गया था तो इट इज 2, दिस इज इक्वल टू m टाइम्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ C, और C का टेम्परेचर 24 से 18, सो दिस इनटू S। तो यहां से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ B इज इक्वल टू 3 टाइम्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ C, ये रिलेशन आया। ठीक है, सो स्पेसिफिक, पहले इन दोनों को मिक्स किया था, एक बार फिर से देख लो, कहीं गलती तो नहीं है ना कोई। इन दोनों को मिक्स किया तो A का टेम्परेचर बढ़ा 12 से 15 तो दिस इज 3, और B का टेम्परेचर 16 से 15 तो दैट इज 1, और जब हमने B और C को मिक्स किया तो B का टेम्परेचर 16 से 18 बढ़ा है तो दिस इज 2, और C का 24 से 18 कम हुआ तो दैट इज 6। तो ठीक है, ये तो यहां से हमें सीधे सीधे दिख रहा है कि B की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 3 टाइम्स और ये भी 3, यानी A और C की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बराबर। तो ये तो आसान हो गया क्वेश्चन, A और C की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बराबर है। अब A और C को मिक्स करेंगे तो मान लो फाइनल टेम्परेचर, आई एम सॉल्विंग हियर, A का टेम्परेचर था 12 डिग्री सेल्सियस, C का टेम्परेचर था 24 डिग्री सेल्सियस। वैसे तो आप डायरेक्ट ही आंसर दे दो 18 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि A और C के मास भी सेम है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी सेम है, तो मर्ज करोगे डायरेक्ट एवरेज वैल्यू आ जाएगी इनकी। बट एनीवेज फाइनल टेम्परेचर मान लो थीटा डिग्री है, तो A कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, m टाइम्स एस ए इंटू थीटा माइनस 12, और C कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, m टाइम्स एस सी इंटू थीटा माइनस 24। तो इसको सॉल्व करो आप, m कैंसिल हो जाएगा, दिस a विल ऑल्सो गेट कैंसिल, a और c, क्योंकि ऐसे एस सी बराबर थे, तो यहां से थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, दिस इज माइनस 24, और इधर आके ये वैल्यू हमारे पास आएगी थीटा माइनस 12, और ये मैंने गलत लिख दिया, इट शुड बी 24 माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू 24 माइनस थीटा। इसे सॉल्व कर लो, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 18 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें फेस चेंज इन्वॉल्व हो रहा होगा।
तो क्वेश्चन इज लाइक दिस कि हमारे पास 10 ग्राम्स आइस है. लेट्स से द क्वेश्चन इज इन दिस वे. ये मैं कैलोरीमीटर ऐसे दिखा दे रहा हूं, इसको बंद कर देते हैं यहां पे. सपोज दैट इट इज कंप्लीटली क्लोज्ड एंड इवैक्यूएटेड, और कैलोरीमीटर का अपना हीट कैपेसिटी को अभी इग्नोर करो, तो खाली बस उसके अंदर के कंटेंट का ही आपस में हीट एक्सचेंज की बात करेंगे. सो वी हैव 20 grams ice. This is 20 grams ice and इसका टेम्परेचर है मान लो 20 grams ice is at -20 डिग्री सेल्सियस, और यहां पर पानी है, ये आइस उसमें फ्लोट कर रही थी. दिस वाटर इज एट, ये वाटर है 60 grams at 80 डिग्री सेल्सियस. सो दिस इज 60 grams at 80 डिग्री सेल्सियस. इन्हें मिक्स किया. अब सोचो 2 मिनट इस क्वेश्चन को. आइस एंड वाटर, आइस इतना, वाटर इतना, मिक्स किया. वैल्यूज आपको पता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और लेटेंट हीट की. अब आप बताओ व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर. 2 मिनट वीडियो को पॉज करके आप सोचो, ठीक है. अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड, अभी तक बहुत बेसिक बातें चल रही थी, कह सकते हो आप वो बेसिक लेवल ही था, ठीक है. सो अब इस क्वेश्चन को आप सोचो. पहले हम इसको ना बेसिक सिंपल वे से करते हैं. मान लेते हैं आइस मेल्ट कर जाएगी एंड फाइनली ये पूरा कैलोरीमीटर के अंदर ये पानी बन जाएगा, ठीक है. तो 60 ग्राम्स वाटर है, 20 ग्राम्स आइस मेल्ट होके वो भी 20 ग्राम्स वाटर. तो फाइनली इस कैलोरीमीटर के अंदर मान लो हमारे पास ये 80 ग्राम्स वाटर बन गया, जिसका टेम्परेचर हम मान लेते हैं थीटा डिग्री सेल्सियस. 60 ग्राम्स, 20 ग्राम्स, 80 ग्राम्स वाटर. अब हम लिखेंगे वही चीज, एनर्जी एब्जॉर्ब इज इक्वल टू एनर्जी रिलीज. आप पूरा लिखना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं. एनर्जी एब्जॉर्ब इक्वल टू एनर्जी रिलीज. कौन एब्जॉर्ब करेगा? आइस. आइस पहले -20 से 0 आएगी, कितनी एनर्जी लेगी? दैट इज m. एस की वैल्यू हाफ आएगी. -20 से 0, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20 प्लस. अब इस आइस की मेल्टिंग होगी 20 इंटू 80 प्लस. अब ये आइस पानी बन चुका है, आइस की मेल्टिंग हो चुकी है, ml के बाद इट्स अ फेज चेंज हो चुका. अब अब पानी बन चुका है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 लेना. 20 इंटू 1 इंटू थीटा -0 ये आएगा. और उधर वो गर्म पानी जो 60 ग्राम्स था वो 80 से थीटा आ रहा है, उसका कोई फेज चेंज नहीं, तो वो एनर्जी रिलीज करेगा 60 इंटू 1 इंटू 80 माइनस थीटा. 80 माइनस थीटा हम लिखेंगे यहां पे. ओके, सो नाउ ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा 200 और ये आ जाएगा 1600. सो दिस इज 1800, ठीक है. 200 आ गया, 1600 आ गया, प्लस 20 थीटा आ गया, प्लस 20 थीटा. दिस इज इक्वल टू 4800 माइनस 60 थीटा. तो इसको इधर लेके आओ, तो ये आ जाएगा 80 थीटा. दिस इज इक्वल टू 4800 माइनस 1800, दैट इज 3000. यहां से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 300/8 डिग्री सेल्सियस. दिस इज द फाइनल टेम्परेचर, ठीक है, विच वी गेट हेयर. So 10 grams ice, sorry हमने आइस ली थी 20 grams, तो this is the answer 300/8 डिग्री सेल्सियस. क्लियर? आंसर हमारा पॉजिटिव आया, इसका मतलब हमने जो एजम्पशन लिया था वो सही निकला. एजम्पशन क्या लिया था? कि पूरी आइस मेल्ट कर जाएगी. इस केस में ये कर गई है. क्यों? जरा गौर से देखना, ये टर्म को जरा देखना. ये टर्म क्या है? ये टर्म है आइस को -20 से 0 तक आने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, दैट इज 200 कैलोरी. और ये टर्म है आइस को मेल्ट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 1600 कैलोरी. 1600 और 200, 1800 कैलोरी. इतनी एनर्जी आइस को चाहिए थी पूरी तरह से मेल्ट होने के लिए. लुक एट दिस टर्म, 60 इंटू 1 इंटू अगर ये 80, ये जो टर्म है, मान लो ये जो पानी है 60, इसको मैं पूरा 0 डिग्री तक लेके आऊं, पूरा 0 तक. 60 इंटू 1 इंटू 80, 4800 कैलोरी एनर्जी दे सकता है ये पानी. ये पानी 0 डिग्री तक आते आते इस क्वेश्चन में
ठीक है, जरूरत नहीं पड़ी। इस क्वेश्चन में ये आइस मेल्ट हुई, आइस मेल्ट होके पानी जो बना 20 ग्राम्स वो 0 से 300/8 तक गया, और दूसरी तरफ वो 60 ग्राम्स वाटर 80 डिग्री से ठंडा होके 300/8 तक आ गया, एंड डन। अगर जरूरत पड़ती, ये पानी 0 डिग्री तक आते आते इतनी एनर्जी दे सकता था। आइस को मेल्ट होने के लिए इतनी एनर्जी कम से कम चाहिए थी, तो दिस एनर्जी वॉज क्वाइट सफिशियंट। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली दिस हॉट वाटर इज सफिशियंट टू मेल्ट दिस आइस कंप्लीटली। अगला क्वेश्चन आप देखना, अगला क्वेश्चन इस तरह से है। इस बारी मैंने आइस ले ली 40 ग्राम्स -20 डिग्री पर। अब आप जरा इस क्वेश्चन को फिर से ट्राई करो। ये हमने कैलोरीमीटर को मैं ऐसे बंद करके नहीं दिखा रहा, वो आप मान के चलो पूरा सिस्टम कैलोरीमीटर के अंदर है और कैलोरीमीटर का हीट कैपेसिटी नेग्लिजिबल। अब हमारे पास आइस ऐसे है, ये आइस वाटर में फ्लोट कर रही है। वो फ्लूइड मैकेनिक्स मत सोचने लग जाना कितना फ्लोट, उन सब से यहां कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में। आइस का मास हमें गिवन है 40 ग्राम्स एट -20 डिग्री सेल्सियस। दिस इज 40 ग्राम्स एट -20 डिग्री सेल्सियस, और पानी है 50 ग्राम्स एट 40 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन फिर से आपके सामने वही है कि व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर एंड कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन से मतलब कितना आइस कितना वाटर। सो इस डायग्राम को नोट कर लो। 40 ग्राम्स आइस एट -20 is mixed with 50 grams water at 40 degree. Find final temperature and composition of mixture. Find final temperature and composition of mixture. तो यहां पे अब देखना, अब अगर आप स्ट्रेट अवे बिना सोचे सीधे शुरू हो जाते कि मान लेते हैं सारी आइस मेल्ट कर गई। ये आइस थी 40 ग्राम्स, मेल्ट करके पानी बन गया 40 ग्राम्स, 50 ग्राम्स वाटर ऑलरेडी था हमारे पास, तो ये पूरे सिस्टम का टेम्परेचर आ गया 90 ग्राम, सॉरी मास हो गया 90 ग्राम्स, टेम्परेचर मान लो थीटा डिग्री। ऐसे चलते आप कहते ओके आइस को मेल्ट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, आइस को सॉरी -20 से 0 आने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 40 इंटू हाफ इंटू 20 इतनी एनर्जी चाहिए। आइस को मेल्ट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 40 इंटू 80 ये एनर्जी चाहिए। और फिर उस पानी को, ये आइस मेल्ट हो गई पानी बन गया, 0 से थीटा तक जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 40 इंटू 1 इंटू थीटा -0। और उधर से वो गर्म पानी 50 डिग्री 40 से थीटा आते आते कितनी एनर्जी रिलीज कर सकता था, 50 इंटू 1 इंटू 40 माइनस थीटा। इसे सॉल्व करते आप, ये वैल्यू आती 400 और ये 3200, तो ये वैल्यू आती 3600 प्लस 40 थीटा, ये वैल्यू आती हमारे पास 2000 माइनस 50 थीटा। तो यहां से ये वैल्यू आती 90 थीटा इक्वल टू -1600, विच इज रॉन्ग। थीटा निगेटिव आ गया। पानी का टेम्परेचर निगेटिव कैसे हो सकता है, वो तो 0 और 100 के बीच में होना चाहिए। तो अब यहां पे एक्चुअली द प्रॉब्लम इज आइस की पूरी मेल्टिंग शायद नहीं हुई है। ओके, तो वो हम चेक करना पड़ेगा हमें उस केस में। ध्यान से देखना, आइस को मेल्ट होने के लिए पूरी एनर्जी चाहिए कितनी थी, इतनी एनर्जी चाहिए थी। ये थी आइस को -20 से 0 तक लाने के लिए और ये थी आइस को मेल्ट कराने के लिए। तो आइस को मेल्ट होने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए थी, और पानी पूरा 50 ग्राम्स पानी 40 डिग्री से 0 डिग्री तक आते आते 40 डिग्री से 0 तक आते आते सिर्फ 2000 कैलोरी एनर्जी दे सकता था। बड़े आराम से सोचो आप, पानी सिर्फ 2000 कैलोरी एनर्जी इस केस में दे सकता है आइस को मेल्ट होने के लिए। उसके बाद कहा, उसके बाद तो वो खुद ही 0 डिग्री पे पहुंच जाएगा। आपने आइस लिया, आपने पानी लिया, आइस का टेम्परेचर बढ़ना शुरू, पानी का टेम्परेचर घटना शुरू। पानी का टेम्परेचर जैसे ही 0 आ गया, अब थोड़ी ना पानी आइस को और एनर्जी देगा। अगर पानी को आइस को एनर्जी देनी है तो पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री से ऊपर होना चाहिए था, देन ओनली इट कैन ट्रांसफर एनर्जी। आप 0 डिग्री पानी लो, 0 डिग्री आइस लो, मिला दो, कुछ नहीं होगा, द सिस्टम विल रिमेन इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इस केस में एक्चुअली होल मेल्टिंग ऑफ आइस इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए बेटे क्या करेंगे हम,
अब इसको हमें अगर ट्रेडिशनल वे में करना है तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसे ट्रेडिशनल वे से करें, फिर मैं आपको एक ऑल्टरनेट वे भी बता देता हूं। आपने आइडिया लगा लिया पहले, ठीक है जी, होल मेल्टिंग ऑफ आइस नहीं होनी है तो क्या होगा, तो आपने क्या किया, आपने चेक किया, अच्छा 40 ग्राम्स आइस को -20 से 0 आने में कितनी एनर्जी चाहिए, 40 ग्राम्स आइस को -20 से 0 तक आने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, दैट इज 400 कैलोरीज। क्या इतनी एनर्जी वो पानी दे पाएगा, यस इतनी तो दे पाएगा। पानी कितनी एनर्जी दे सकता है, 50 ग्राम्स पानी है, 40 डिग्री से 0 डिग्री तक आते आते कितनी एनर्जी दे सकता है, इंटू 40 माइनस 0। इस सिचुएशन को तो आप भूल ही जाओ, अब इस सिचुएशन का तो अब कोई काम नहीं है, ये सिचुएशन तो अचीव ही नहीं हुई हमारे पास। तो नाउ इन दिस केस पानी कितनी एनर्जी दे सकता है, 40 से 0 आते आते 2000 कैलोरीज। ध्यान से देखना, आइस को पहले -20 से 0 तक लाओ, 400 कैलोरी इसको उसी में चाहिए, तो पानी जो ये 2000 दे सकता है उसमें से 400 कैलोरी तो इसने दे दिया आइस को -20 से 0 आने में, ओके। बची एनर्जी कितनी अभी और है, 1600 कैलोरी। तो 1600 कैलोरी को इक्वल टू ml करो। ध्यान से देखना है क्वेश्चन, आइस को पहले आप -20 से 0 लाओ, इतनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर ली पानी से, पानी इतनी एनर्जी टोटल रिलीज कर सकता था, इसमें से इसने 400 कैलोरी दे दी आइस को। 1600 कैलोरी से कितनी आइस और मेल्ट होगी, 1600 इज इक्वल टू m, आइस टू वाटर लेटेंट हीट है 80, तो कितनी आइस मेल्ट हो जाएगी यहां से, 20 ग्राम्स। ये आया, यानी आउट ऑफ दिस 40 ग्राम्स सिर्फ 20 ग्राम्स आइस ही अभी मेल्ट हुई होगी, एंड दैट वाटर विल कम एट 0 डिग्री एंड द सिस्टम टेम्परेचर चेंज और फेस चेंज विल स्टॉप देयर। तो अल्टीमेटली हमारे पास सिस्टम में क्या होगा, अल्टीमेटली हमारे पास सिस्टम में 40 ग्राम्स आइस में से आधी मेल्ट होके 20 ग्राम्स आइस बची होगी, 20 ग्राम्स आइस, और जो 20 ग्राम्स आइस मेल्ट होके पानी बना दिया वो 50 + 20 70 ग्राम्स वाटर होगा, एंड द टेम्परेचर ऑफ दिस सिस्टम विल बी 0 डिग्री। ये फाइनल आंसर है। तो अब इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि इतना सोचना, पहले आपने माना टेम्परेचर थीटा, फिर चेक किया कि वो पॉसिबल है या नहीं, या ऐसे सोचना कि पानी कितनी है, आइस को कितनी एनर्जी चाहिए, पानी कितनी दे सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो ऑल्टरनेट मेथड है उस पे आते हैं आप, ठीक है। सो आई एम कमिंग टू दैट ऑल्टरनेट मेथड। इसमें आपने क्या करना है, इन दिस मेथड, ये सिचुएशन है हमारे सामने, ये 40 ग्राम्स आइस थी, वही डेटा ले लेते हैं सो दैट हम आंसर क्रॉस चेक कर लेंगे। 40 ग्राम्स आइस थी एट -20 डिग्री सेल्सियस, और ये पानी था 50 ग्राम्स, दिस वाज 50 ग्राम्स एट 40 डिग्री सेल्सियस। ये सिचुएशन थी। आप एक काम करो, आइस वाटर है, आप ये चेक करो कि इस पूरे सिस्टम को, इस आइस को भी, इस पानी को भी, इस पूरे को 0 डिग्री पानी तक ले जाने के लिए हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है और कितनी एनर्जी अवेलेबल है। चेक दैट, इस पूरे को 40 ग्राम्स ये और 50 ग्राम्स ये, इस पूरे को 90 ग्राम्स वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट कर दो, ठीक है। होगा नहीं होगा वो बाद में देखते हैं, अब कर दो, चेक करो। सो एवरीथिंग, आइस वाटर पे बेस्ड जब भी क्वेश्चन आए या कोई भी सॉलिड लिक्विड, पूरे को आप मेल्टिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर पे ले जाओ, ठीक है। ले चलते हैं, आइस को कितनी एनर्जी चाहिए है 0 डिग्री पानी तक जाने में, 40 ग्राम्स आइस को, सो एनर्जी नीडेड, एनर्जी नीडेड 40 ग्राम्स आइस इंटू हाफ -20 से 0, ये एनर्जी चाहिए। इस 40 ग्राम्स आइस को मेल्ट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, इतनी। वो अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं,
हमें ऑलरेडी पता है ये होना नहीं है, बट आप एज्यूम कर लो। तो ये आ गया अपना, कितना आ गया, 400 प्लस 3200, 3600 कैलोरी। जो पिछले क्वेश्चन में मैंने वो मेथड शायद हटा दिया है, वो हमें मिल गया यहां पे। अच्छा, एनर्जी अवेलेबल कितनी है? एनर्जी अवेलेबल कहां से होगी? हॉट ऑब्जेक्ट से होगी अवेलेबल। और एनर्जी नीडेड किसको है? ठंडे ऑब्जेक्ट को। सो एनर्जी अवेलेबल 50 ग्राम्स पानी 40 डिग्री से 0 डिग्री तक आते आते कितनी एनर्जी दे देगा? 50 इंटू 1 इंटू 40 माइनस 0, 2000 कैलोरी। बहुत आसान तरीका है ये। रियल में ये नहीं हो रहा, प्लीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं हो रहा पूरी आइस मेल्ट हो गई है। पूरी आइस कहां मेल्ट हुई है वो तो देख चुके हैं। बट एनीवेज फाइनल आंसर हमारा इससे आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप यूज करो, सब्जेक्टिव में भी करो, कोई दिक्कत नहीं। एनर्जी नीडेड थी 3600, अवेलेबल है 2000, यानी 1600 कैलोरी की शॉर्टेज है हमारे पास। अगर शॉर्टेज है 1600 कैलोरी की, इसमें से 1600 कैलोरी एक्सट्रैक्ट कर लो एनर्जी। सो फ्रॉम दिस वाटर एट 0 डिग्री 1600 कैलोरी एनर्जी हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसमें से पानी है 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पानी को एनर्जी दोगे, गर्म होगा। 0 डिग्री पानी से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करोगे, कुछ पानी पहले फ्रीज होगा। तो इस पानी में से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करोगे, सोचो ना बेटा, 0 डिग्री एक्सट्रैक्ट करोगे, ठंडा थोड़ा होगा और पहले फ्रीज होगा। तो 1600 को इक्वल टू एम एल लिखा, एल की वैल्यू 80 रखी, ये आ गया 20 ग्राम्स। यानी इस 90 ग्राम्स वाटर में से 20 ग्राम्स वाटर फ्रीज कर जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा? 20 ग्राम्स आइस और बाकी बचा हुआ 70 ग्राम्स वाटर। सेम आंसर आ रहा है पीछे वाला, आप चेक करके देख लो। ओके, सो दिस इज द वे। अगर मान लो नीडेड एनर्जी कम होती, अवेलेबल ज्यादा आती, तो फिर आपका वो पहले वाला मेथड भी काम कर जाता जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन अभी इस फेज चेंज वाला किया था। बट अगर अब इसी मेथड को यूज कर रहे हो आप ऐसे ही करो, आई सजेस्ट। अब आपके पास अगर एनर्जी अवेलेबल ज्यादा है तो जो एडिशनल एनर्जी है इसको दे दो, तो क्या होगा? ये पूरा पानी 90 ग्राम्स, मतलब एक ना 2 क्वेश्चन बना के मैंने कर दिया इसको। 2 क्वेश्चन कैसे? मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, ये पूरे मेरे पास सिस्टम है, बताओ मैं इस पूरे सिस्टम को कितनी एनर्जी नीडेड है या कितनी एनर्जी अवेलेबल है, मतलब इस पूरे सिस्टम को मुझे 0 डिग्री वाटर में ले जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए या कितनी एनर्जी ये रिलीज करेगा। तो इस तरह से चेक करो, नीडेड इतनी, अवेलेबल इतनी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट एनर्जी देगा, ये ऑब्जेक्ट एनर्जी लेगा। शॉर्टेज पड़ गया अगर एनर्जी का, जैसे इस केस में शॉर्टेज पड़ा, तो एनर्जी इस केस में आप वापस ले लो। एक्सेस आ गई होती एनर्जी, नीडेड होती 3600, अवेलेबल होती 5000, 1400 एक्सेस एनर्जी होती, आप वो एनर्जी इसको वापस दे देते, ये पानी गर्म हो जाता। तो दैट इज द वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फेज चेंज। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जब स्टीम आ रही है, जब स्टीम आ जाए, क्योंकि स्टीम की लेटेंट हीट बहुत ज्यादा है 540, स्टीम आ जाए तो आप इस पूरे सिस्टम को जैसे पिछले क्वेश्चन में 100 डिग्री 0 डिग्री पानी पर ले आए थे, अब स्टीम के केस में आप पूरे सिस्टम को 100 डिग्री वाटर पे ले आओ, एंड रेस्ट ऑफ द कंसेप्ट इज सेम। तो एक क्वेश्चन करते हैं, आप ट्राई करना उस क्वेश्चन को पहले। क्वेश्चन इज लाइक दिस कि हमारे पास 80 ग्राम्स आइस है एट -20, ये कैलोरीमीटर है। इस कैलोरीमीटर के अंदर हमारे पास ये आइस ब्लॉक है 80 ग्राम्स का, दिस इज आइस एट, इट इज एट -20 डिग्री सेल्सियस, और अंदर स्टीम भी है इसके, इस कैलोरीमीटर के अंदर। दिस स्टीम is 40 grams and it is at 120 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन है। अब आपने बताना है what will be the final temperature and composition of this system, that is the question। तो इसको सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो, आप पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो एंड फिर आप देखना मैं सॉल्व करूंगा। ओके, सो मैं उसी मेथड से चलता हूं। इस कैलोरीमीटर के अंदर मैं इस पूरे सिस्टम को इस बारी 100 डिग्री वाटर पर कन्वर्ट कर देता हूं। तो ये पूरा सिस्टम मैं 100 ग्राम्स वाटर में कन्वर्ट कर रहा हूं एट 100 डिग्री सेल्सियस। देखते हैं
स्टीम यहां तक आते आते कितनी एनर्जी देगा और इस आइस को कितनी एनर्जी चाहिए. सो द एनर्जी नीडेड बाय आइस, ऑफ कोर्स ये 80 ग्राम्स है, तो पहले आइस के टेम्परेचर को -20 से 0 तक लाओ, ये एक टर्म आया. आइस को मेल्ट कराओ, दैट इज 80 इंटू 80, 6400 आ जाएगा. अब इस आइस को, ये पानी बन चुका है, अब 0 से 100 तक ले जाओ, 8000. ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 800 प्लस 6400 प्लस 8000, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 14400 प्लस 800, 15200 कैलोरीज. इतनी एनर्जी आइस को चाहिए फॉर रीचिंग अप टू टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस वाटर. ठीक है, अच्छा जी. एनर्जी नीडेड, एनर्जी अवेलेबल देखते हैं कितनी है. एनर्जी अवेलेबल कौन देगा, स्टीम. स्टीम 40 ग्राम्स है. स्टीम की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी हाफ. पहले इसको 120 से 100 तक लेके आओ, तो इनटू 20 करेंगे, दिस इज 20. फिर इस स्टीम को पूरा कंडेंस करो, सो दैट इज इनटू 540. कंडेंस हो गया, बस 100 डिग्री पे आ गया. ये कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 400 प्लस ये कितनी वैल्यू आ रही है हमारे पास, 21,600, दैट इज 22,000 कैलोरीज. एनर्जी नीडेड कम, एनर्जी अवेलेबल ज्यादा. आपकी रिक्वायरमेंट कम है, अवेलेबिलिटी ज्यादा, तो बात बनेगी. ओके, आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ 10 यूनिट है, अवेलेबल 15 यूनिट है कोई भी चीज, तो बात बनेगी. मतलब ये पूरा पानी यहां तक इनफैक्ट आएगा, ये पूरी आइस मेल्ट होके वहां तक आएगी. इनफैक्ट कुछ एनर्जी बच रही है, तो एडिशनल एनर्जी कितनी बची. तो अब ये दो क्वेश्चन हो गए, यहां तक ले आए, कितनी आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी बच रही है, दैट इज 6800 कैलोरीज. तो नाउ थिंक इट एज अ न्यू क्वेश्चन कि मेरे पास 100 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस है, 40 और ये 80, ये 120 था, सॉरी, दिस इज 120. 40 ग्राम्स और 80 ग्राम्स, 120 ग्राम्स वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस है. इसको मैंने 6800 कैलोरी एनर्जी दे दी, तो थोड़ा सा पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा. 100 डिग्री पर वाटर है, एनर्जी दोगे स्टीम बनना शुरू हो जाएगी, एनर्जी एक्सट्रैक्ट करोगे ठंडा होगा. तो एनर्जी दी है हमने, तो सम पार्ट ऑफ वाटर विल कन्वर्ट टू स्टीम. कितना, दैट इज 6800 अपॉन 540. ये वैल्यू आती है 6800 अपॉन 540 इज नियरली 12.6 ग्राम्स. तो इसका मतलब फाइनली इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर 100 डिग्री ही होगा. कितनी स्टीम होगी, 12.6 ग्राम्स, और कितना पानी बचेगा, 120 माइनस 12.6 ग्राम्स. तो इस तरह से ये कैलोरीमेट्री के फेस चेंज वाले क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं. अगली क्लास में इसी के कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करके देन वी विल स्टार्ट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. थैंक यू.